नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे आज का पूरा एक्शन, साथ ही इस पूरे हफ्ते कैसा रहा बाजार, और साथ ही अब अगले हफ्ते के लिए कमाई के शानदार मौके और सोमवार की आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है आज शो में शामिल। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन का करते हैं शो में स्वागत। संदीप जी वेलकम। और मेरी पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा दें। वरुण से जानेंगे कैसा रहा पूरे हफ्ते बाजार का मिजाज और HOEC में बड़ी गिरावट क्यों। आशीष से समझेंगे क्यों IOL केमिकल्स ने लगाई दौड़। अम्बरीश बताएंगे डिक्सन टेक और न्यूरेका के लिए अच्छी खबर। अनुराग से जानेंगे बीमा दरों में वृद्धि का प्रस्ताव कितने दिन टला, और कुशल बताएंगे बाजार के लिए अगले हफ्ते के लिए अहम ट्रिगर्स। बातचीत करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते बाजार का कारोबार कैसा रहा, खासतौर पर हफ्ते का आखिरी दिन बाजार कैसा रहा। तो शुक्रवार को वित्त वर्ष के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी दिखी। कारोबार के अंत में निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा चढ़कर 17,670 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 708 अंक बढ़कर 59,277 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में 750 अंकों से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। FIIs और DIIs की तरफ से क्या डेटा सामने आ रहा है। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से एक बार फिर से खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। 1,909 करोड़ रुपए के FIIs ने खरीदारी की, तो वहीं DIIs ने की है करीब 183 करोड़ रुपए की बिकवाली। और अब इस पूरे हफ्ते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, हमारे से होगी वरुण हमारे साथ है। वरुण, जरा बताइए किन शेयरों और सेक्टर्स में इस हफ्ते रहा एक्शन। देखिए, वित्त वर्ष 2022 का ये आखिरी हफ्ता था और मार्केट के लिहाज से ये हफ्ता जो है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है, क्योंकि पूरे हफ्ते अगर आप देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी हद तक हरियाली छाई रही। करीब 3-3.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स में देखने मिली। इसके काफ़ी सारे कारण थे। सबसे बड़ा ग्लोबल सपोर्ट मिला। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो थोड़ा बहुत नरम पड़ा, युद्ध की स्थिति जो है वो थोड़ी नरम पड़ी, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। इसके लिए ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में रैली आई। वहीं FIIs की तरफ से भी इस पूरे हफ्ते जो है पार्टिसिपेशन अच्छा था, खरीदारी हुई। DIIs ने भी खरीदारी की, इसका भी इम्पैक्ट देखने मिला। हालांकि कमोडिटी मार्केट में अगर आप देखते तो काफ़ी उठापटक जो है इस पूरे हफ्ते देखने मिली, खासकर कच्चे तेल में। वहीं इंडेक्स स्पेसिफिक निफ्टी सेंसेक्स में 3.5% के आसपास की तेज़ी देखने मिली। बैंक निफ्टी सबसे मजबूत तेज़ी यहाँ देखने मिली, करीब 5% के आसपास की। मिड कैप स्मॉल कैप भी पीछे नहीं थे, करीब 3% के आसपास के गेंस यहाँ भी देखे गए। सेक्टर स्पेसिफिक रियल्टी, FMCG, ऑयल एंड गैस, ऑटो सेक्टर अगर आप देखेंगे तो 3 से 5% के आसपास के गेंस यहाँ रहे। लेकिन मेटल और फार्मा सेक्टर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे हफ्ते काफ़ी हद तक नरम रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में निफ्टी के टॉप गेनर में M&M, टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर थे, जहाँ पे 7 से 8% के आसपास की तेज़ी रही। लूजर्स में हिंडाल्को था, ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से डाउनग्रेड आया, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। हीरो मोटो लगातार IT डिपार्टमेंट की तरफ से जो छापों की खबरें आई उसका इम्पैक्ट देखने मिला। ONGC कच्चे तेल में उठापटक का इम्पैक्ट यहाँ देखने मिला। और अपोलो हॉस्पिटल इसी हफ्ते इसी सीरीज से ये दरअसल निफ्टी 50 का हिस्सा बना, तो उसके चलते इस स्टॉक में भी कुछ हद तक मुनाफा वसूली देखने मिली। छोटे मजोले स्टॉक्स में बिरला कॉर्प, GSFC, BML, पॉलीप्लेक्स जैसे काउंटर्स थे, जहाँ पे करीब 14 से 20% के आसपास की रैली थी। वहीं लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो वोकार्ड, एस्कॉर्ट्स, वर्धमान टेक्सटाइल, एंड्योरेंस टेक जैसे काउंटर थे, जहाँ पे करीब 5 से 20% के आसपास की गिरावट देखने मिली। फोकस में कुछ स्टॉक्स थे जिनमें पेटीएम था। इस पूरे हफ्ते अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में दबाव था, लेकिन उसके बाद काफ़ी हद तक रिवर्सल देखने मिला। गेल बायबैक की खबर के चलते यहाँ पे देखिए 10% के आसपास की रैली पूरे हफ्ते में देखने मिली। सीमेंट कंपनी से दाम बढ़ाए, वहाँ पे तेज़ी हुई। इसके अलावा HAL, डिफेंस काउंटर्स में भी इस पूरे हफ्ते जो है काफ़ी बेहतरीन हरकत देखने मिली है। तो हफ्ता जो है वो मार्केट के लिहाज से काफ़ी बेहतर रहा है। आपको निफ्टी सेंसेक्स में तो अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो पार्टिसिपेशन काफ़ी बेहतर रहा है। अब हमारे आज के खास मेहमान संदीप जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, नए वित्त वर्ष की शानदार शुरुआत हुई है। फिलहाल अभी आपको क्या लगता है बाजार की चाल आने वाले दिनों में कैसी रह सकती है? हफ्ता तो शानदार तरीके से एंड हुआ ही है। सोमवार के लिए ट्रेड और हफ्ते भर का नजरिया कहाँ? बिल्कुल जबरदस्त स्टार्ट है, इससे बढ़िया स्टार्ट हो नहीं सकता था। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो है मिड कैप स्मॉल कैप में और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वो गजब का था। और आप देखिए बैंक निफ्टी जो कि वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी के सामने बैंक्स गजब की चाल दी। और मुझे लगता है आने वाला हफ्ता भी बैंक्स का रहना चाहिए और बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा मूवमेंट देना चाहिए। एंड ओवरऑल आई फील कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जो मार्च के ईयर एंडिंग में काफी प्रेशर में थे, अब आने वाले दिनों में यहाँ पे धूम मचेगी। और जिस तरीके से मार्केट आज क्लोजिंग दिया है और क्राइसिस के पहले के लेवल्स
दिखने लगे हैं। सो आई फील कि मार्केट्स में तेजी में बने रहना चाहिए और क्वालिटी स्टॉक्स के साथ जाएं बिल्कुल। और मैं जो स्ट्रैटेजी लाना चाह रहा हूं वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। जब मैंने बैंक निफ्टी और बैंक्स के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर जब तेजी की बात कही है, तो लाजमी था कि एक बेहतरीन जो क्वालिटी कंपनी, और जिस तरीके से एफआईआईस की अब बाइंग आ रही है पिछले 3-4 दिनों से, गजब की फिगर्स आ रहे हैं। और आज भी डीआईआई सेल के फिगर्स थे और एफआईआईस के बाई के फिगर्स। तो एचडीएफसी इज द डार्लिंग, एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी ट्विंस। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक को ले। 1507 पे क्लोजिंग हुई थी, 1540-50 का टारगेट, 1480 का स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक है ना मिड कैप स्टॉक। जिस तरीके से आज लक्स इंडस्ट्रीज में बायर सर्किट देखने को मिला, तो होजेरी स्टॉक है। मुझे लगता है डॉलर इंडस्ट्रीज कैन रियली डू वेल। 579 की क्लोजिंग थी, 650-670 का टारगेट और 540 का स्टॉप लॉस। तो पोजिशनल पिक के तौर पे डॉलर इंडस्ट्रीज। बिल्कुल, तो संदीप जी की तरफ से दो स्ट्रैटेजीज, एक तो इंट्राडे एफएनओ में एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की राय वो दे रहे हैं और पोजिशनल व्यू डॉलर इंडस्ट्रीज में रखने की सलाह संदीप जैन की। आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरों का रुख कर ले। आईओएल केमिकल्स में आज हमने देखा 20% का अपर सर्किट लगा। क्यों आई तेजी, समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, आईओएल केमिकल्स में ऐसी तेजी क्यों? देखिए, आईओएल केमिकल्स और ग्रैन्युल्स दोनों स्टॉक में जो है जोरदार आज एक्शन आपको देखने को मिला। इसके अलावा भी ढेर सारे केमिकल स्टॉक जो है फोकस में रहे, क्योंकि बासफ, इनकी जो जर्मनी इकाई है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने प्रोडक्शन को जो है कट करेंगे, क्योंकि गैस की शॉर्टेज है और लगातार गैस की भी कीमतें जो है बढ़ती जा रही है। और इनफैक्ट कुछ दिन पहले जो है पुतिन ने, जो रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूरोपियन देशों को गैस चाहिए तो उन्हें पेमेंट जो है रूबल में करना होगा, वो यूरो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके चलते भी माना जा रहा है कि फर्दर ये जो शॉर्टेज है वो एक्सेलरेट होती जाएगी। और बासफ के मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि आप देखिए, आप रॉ मटेरियल किस प्रकार से कहीं और से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यूरोप जो है सीधे तौर पर रशिया पर निर्भर करता है अपनी गैस की सप्लाई के लिए, और इसका फिलहाल कोई भी सब्स्टिट्यूट, कोई भी विकल्प नहीं है, जिसके चलते अगर आप देखें तो वहां पर सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स सामने आते हुए नजर आएंगे। देखिए, आईओएल केमिकल्स में जोरदार उछाल इसके लिए देखने को मिला क्योंकि बासफ ने जो है यहाँ पर आइब्रूफ्रिन के लिए काफ़ी बड़े क्षमता विस्तार प्लान जो है 2021 में कंप्लीट किए। अच्छी खासी सप्लाई थी। देखिए, कोरोना में मांग भी काफ़ी बड़ी आई थी, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे प्राइसेस क्रैश हो गए थे और आईओएल केमिकल्स, ग्रैन्युअल जैसी भी कंपनीज हैं, यहाँ पर भी एक करेक्शन आया। लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी बदलती जा रही है, क्योंकि अब अगर बासफ अपना प्रोडक्शन कट करता है तो सप्लाई की शॉर्टेज होगी और कीमतों में भी आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। और ये दोनों कंपनीज जो है काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। आईओएल केमिकल्स की बात करें तो इनका 35% का जो है ग्लोबल मार्केट शेयर है और दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षमता है इनकी आइब्रूफ्रिन की, करीब 12,000 टन की जो है क्षमता है। ग्रैन्युल्स की 13% की जो आय है वो सीधे तौर पर इसी प्रोडक्ट से आती है। और साथ में इनकी तीसरी तिमाही की नतीजे की हाइलाइट्स भी अगर आप देखें तो इन्होंने कहा कि लगातार इनके जो यूरोपियन देशों में एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यानी अगर बासफ अपनी कैपेसिटी कट करता है तो यहाँ पर इन दोनों कंपनीज के लिए जो एक्सपोर्ट के अवसर हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसी के चलते हमने देखा कि आज इन दोनों शहरों में जो है जोरदार एक्शन नजर आया। संदीप जी, आईओएल केमिकल्स पर आपकी राय? नहीं, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और इस स्टॉक के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने इसी शो में, और आई थिंक अप्रैल 4-5 तारीख 2020 जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तब मैंने इस स्टॉक को 170-80 के लेवल्स पे दिया था और वहां से ये स्टॉक 750 के लेवल्स दिखाया हुआ है। मतलब इस तरीके का मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया और बाद में अच्छा खासा करेक्ट हुआ। और हालांकि मैं ये भी एडमिट करूंगा कि मैंने ये स्टॉक 550 के लेवल्स पे रेकमेंड किया और उसके बाद ये अच्छा खासा करेक्ट हुआ। बट नाउ दिस न्यूज इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। और आज मैं जो कह रहा था कि काफी सारे मिड कैप, स्मॉल कैप जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वो बहुत सारे पार्टिसिपेट किए रैली में। और इसके साथ सोने पे सुहागा हुआ, एक तो बॉटम फिशिंग भी हो रही है मार्केट में, क्योंकि मार्केट्स रेजिलिएंट दिख रहे हैं। और प्लस ये जो यूरोप वाली जो पॉजिटिव न्यूज है बासफ वाली, आई थिंक इट विल बी बिग बेनिफिशियरी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को जिन्होंने लिया हमारे रिकमेंडेशन पे, वो होल्ड करे, आराम से 550-600 के लेवल्स फिर से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो आईओएल केमिकल्स होल्ड रखने की सलाह जिनके पास है ये स्टॉक। आगे बढ़ते हैं, एचओईसी, ये शेयर आज 10% लुढ़क गया। क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट इस शेयर में? हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे है। वरुण, एचओईसी में इतनी बड़ी गिरावट कैसे? देखो, एचओईसी के स्टॉक प्राइस में गिरावट की वजह है इस कंपनी का B80 का प्रोजेक्ट। दरअसल मुंबई के पास ये कंपनी जो है B80 का जो प्रोजेक्ट है, इनका ऑफशोर प्रोजेक्ट, उसमें काम कर रही थी और इस फील्ड को दरअसल डेवलप करने का काम जो है वो एचओईसी कर रहा था। एचओईसी का इसमें करीब 50% के आसपास का हिस्सा था, लेकिन
इस प्रोजेक्ट में कुछ ऑपरेशनल दिक्कतें आई और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट जो है इस कंपनी का अटक गया है। और ये अपडेट जब कंपनी ने दिया तो बाजार को ये बात पसंद नहीं आई। दरअसल ये प्रोजेक्ट जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी अहम था, क्योंकि 50% के आसपास का हिस्सा कंपनी का इस प्रोजेक्ट में था। और इस प्रोजेक्ट को करने से ये कंपनी जो है वो अब ऑनशोर से ऑफशोर डिस्कवरी में कदम रख रही थी। इस कंपनी की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो करीब 40 मिलियन बैरल तेल और 26 बिलियन क्यूबिक फीट के आसपास के गैस के रिजर्व जो है इस पूरे प्रोजेक्ट में थे। सिर्फ यही नहीं, इस ब्लॉक को अगर आप इस ब्लॉक से अगर HOEC अपना जो प्रोडक्ट है वो निकाल लेती तो वेस्टर्न रीजन में जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको बिड करने के लिए भी HOEC के लिए मौका बन जाता। लेकिन क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अटक चुका है तो ये इस कंपनी के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ये मान रहे थे कि इस प्रोजेक्ट के कमीशन होने से कंपनी के कुल आय और मुनाफे में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो देखने मिलेगी। तो एक सिग्निफिकेंट था प्रोजेक्ट ये कंपनी के लिए, लेकिन क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कत आई उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में दिक्कत आ चुकी है। ये खबर बाजार को पसंद नहीं आई और इसके वजह से कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया और स्टॉक प्राइस में आपको गिरावट देखने मिली। संदीप जी, HOEC में कोई पोजीशन रख सकते हैं? नहीं, मैं वैसे भी स्टॉक को जनरली रेकमेंड कम ही किया हूं और मेरे हिसाब से देखिए वैल्यूएशंस के लिहाज से भी महंगा था और अच्छा खासा रन अप दे चुका था। और जो ये न्यूज है नेगेटिव न्यूज है काफी। बाकी देखिए नंबर्स वगैरह ठीक ठाक ही आ रहे थे, क्वार्टरली नंबर्स और सब कुछ, बट विद दिस न्यूज आई थिंक हो सकता है कि एक बार वापस से कुछ आ जाए तो भी ये जिन्होंने ले रखा है वो करीब 180-75 के लेवल्स पे ऐसा लगता है कि सपोर्ट लेगा। बाकी अपसाइड मुझे बहुत ज्यादा लगता नहीं है। सो फ्रेश एंट्री तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। जिन्होंने ले रखा वो एग्जिट करने की कोशिश करें बाउंस पे। बिल्कुल, तो फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं और जिन्होंने ले रखा है वो एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं। HOEC पर संदीप जी की सलाह। आगे बढ़ते हैं। सरकार हियरेबल और वेरेबल डिवाइस के लिए PLI स्कीम लाने की योजना बना रही है। एक्सक्लूसिव खबर हमारे सहयोगी अमरीश पांडे के पास है। अमरीश, क्या है यह खबर? जी बिल्कुल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के साथ ही साथ एक्सपोर्ट में भी भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और सरकार इसी के साथ आगे बढ़ रही है और अप्रैल मध्य में एक नई PLI स्कीम लॉन्च करेगी जो कि लगभग 20,000 करोड़ के प्रावधान के साथ होगी। इस नई स्कीम में सरकार की कोशिश है कि हियरेबल और वियरेबल डिवाइसेस में एक बड़ा मार्केट कैप्चर करना। अभी तक जो भारत का इसमें हिस्सा है वो लगभग 0.8% का है। सरकार चाहती है कि अगले 5 साल में इस हिस्से को बढ़ाकर 25% से ज़्यादा कर लिया जाए। कुल मिलाकर सरकार ये चाहती है कि अगले 5 सालों में जो भारत का एक्सपोर्ट है उसको लगभग 50% बढ़ाना है और 2030 तक 300 बिलियन का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो मीट करना सरकार चाहती है। और इस सारे उद्देश्य को साधने के लिए अप्रैल मध्य में सरकार इस योजना को लॉन्च कर सकती है। सरकार इसी के साथ ही जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको ये निवेश के मौके दे रही है ताकि सेमीकंडक्टर से जो PLI है उसका फायदा, हार्डवेयर बनाने वाली जो स्कीम है उसका फायदा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो स्कीम है उसका फायदा उठाते हुए कंपनियां इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगी। इससे रोजगार के भी मौके बढ़ेंगे और जो उद्देश्य सरकार का है, अल्टीमेट उद्देश्य एक्सपोर्ट का, वो भी पूरा होगा। तो कुल मिलाकर सरकार एक जो वैश्विक ग्लोबल जो बाजार है उस हियरेबल और वेयरेबल डिवाइसेस का उसको पार पाना चाहती है, उसमें हिस्सेदारी चाहती है और इसके लिए सरकार की कोशिश है कि इससे बेहतरीन मौका नहीं होगा जब पूरी दुनिया ओपन अप के साथ एक नया इन्वेस्टमेंट टारगेट ढूंढ रही है। ऐसे में एक्सपोर्ट बढ़ाकर सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। अगर हम डिवाइसेस की बात करते हैं तो इसमें सुनने वाली डिवाइसेस हैं, फिटनेस ट्रैकर्स हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से चलने वाली सारी डिवाइसेस हैं, वो सारी इस स्कीम के तहत बनाई जाएंगी। सरकार को लगता है कि इसमें इंडस्ट्री को पूरी रुचि होगी और लगभग इंडस्ट्री से 1 लाख करोड़ का इसमें निवेश आएगा। जी वाकई तो PLI स्कीम से काफी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको फायदा हो सकता है। अब संदीप जी, जैसे डिक्सन टेक है, न्यूरेका है, BPL, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके लिए तो अच्छी खबर है। स्ट्रैटेजी क्या रखने की सलाह देंगे? नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा स्टेप है और देखिए ये लिस्टेड स्पेस की अब बात कर रहे हैं, अनलिस्टेड स्पेस के भी काफी सारे प्लेयर्स हैं, तो इंडिया के लिए तो बहुत स्ट्रैटेजिक है। और सरकार देखिए PLI जो स्कीम ला रही है इसका बेनिफिट देखिए SMEs और ये जो कंपनियां हैं बड़ी बनने में और ग्लोबल कॉर्पोरेशंस बनने में बहुत बड़ा हेल्प करेगी। तो डिक्सन तो देखिए ऑलरेडी कहीं ना कहीं काफी हायर वैल्यूएशंस पे चल रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को ऑलरेडी डिस्काउंट भी किया, बट यस एक बड़ा करेक्शन दिया ये स्टॉक अपना एक 5500-5600 के जो हायर लेवल्स थे वहां से करेक्ट किया है। सो इट कैन गिव अ बाउंस ऑन दिस न्यूज और मुझे लगता है कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। बाकी फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस महंगे हैं, बट स्टिल जिस तरीके के नंबर्स और जिस तरीके की स्कीम्स है सरकार की और कंपनी की जो एफिशिएंसी लेवल्स है दैट इज एक्सीलेंट। जिस तरीके से इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड, हालांकि स्टॉक को मैंने बहुत रेकमेंड नहीं किया
बट जो FIIs, DIIs और सब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है उसको देख के लगता है कि डिक्सन में बड़ी स्टोरी अनफोल्ड हो सकती है। सो कंटिन्यू होल्डिंग इट और ऊपर मुझे लगता है अच्छा खासा 5,500 के लेवल्स फिर से दिखाएगा ये स्टॉक। बाकी मुझे BPL और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल्स पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता। न्यूरेका पे मैं यही बोलूंगा कि होल्ड बट नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आइटम। और डिक्सन समहाउ मुझे लगता है कि इट कैन रियली एनकैश ऑन दिस न्यूज अ लॉट। बिल्कुल, तो डिक्सन टेक में खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, संदीप जी की राय है। आगे बढ़ते हैं, बीमा ग्राहकों के लिए खबर है, अब थोड़ी राहत है, लेकिन जनरल कंपनियां जो है, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके लिए खबर नेगेटिव है। दरअसल प्रीमियम दरों में वृद्धि का प्रस्ताव 1.5 महीने आगे अब खिसक गया है। एक्सक्लूसिव जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह से। अनुराग, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनियों पर इसका? देखिए, 3 साल के करीब 3 साल के इंतजार के बाद जो 1 अप्रैल से मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम दरें बदलने वाली थी, वहां पर अब है 1 से 1.5 महीने तक का इंश्योरेंस कंपनियों को और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि एक रीड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया और रीड्राफ्ट नोटिफिकेशन में 30 दिनों का वक्त दिया गया है सुझाव देने के लिए। तो इस वजह से अब जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की जो दरें हैं वो अब मई के अंदर बदली जाएगी। मई के पहले हफ्ते या फिर मई के दूसरे हफ्ते, यानी 15 मई तक जो है दरों के अंदर बदलाव है वो इंप्लीमेंट होगा। तो ये इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर है, क्योंकि पिछले 3 साल से इंश्योरेंस कंपनियां इंतजार कर रही थी दरों में बदलाव होने का, लेकिन कोविड की वजह से ये 2020 में 2021 में टाल दिया गया। और जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है नई गाड़ी खरीदने पर, 4 व्हीलर पे 3 साल की और 2 व्हीलर पे 5 साल की, वहां पर कंपनियों को जो प्रस्तावित दरों में बढ़ोतरी थी वहां पर कुछ जो है प्रेशर अगले 1 से 1.5 महीने तक और झेलना पड़ेगा। तो हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक कि मई के पहले या दूसरे हफ्ते यानी 15 मई तक जो है मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जो नई दरें हैं 17 से 23% तक लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस के अंदर प्रस्तावित वो बदलाव होगी। बढ़ते अब आगे और जानते हैं अगले हफ्ते बाजार के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स होने वाले हैं। कुशल है हमारे साथ। कुशल, बाजार के लिए अगले हफ्ते अहम इवेंट्स कौन से? जी, तो नए वित्तीय वर्ष का आने वाला पहला हफ्ता काफ़ी एक्शन पैक्ड रहने वाला है, जिसमें RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आती हुई नज़र आएगी। सबसे पहले ये एक सबसे बड़ा इवेंट है। और बाकी अगर आप इवेंट्स की बात करें तो 4 तारीख को यहाँ पर ACC लिमिटेड और साथ ही कामा होल्डिंग्स, जिन्होंने अंतरिम डिविडेंड का ऐलान और फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया था, वो एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। साथ ही चीन के बाजार जो हैं यहाँ पर चिंगमिंग फेस्टिवल की वजह से छुट्टी पर रहेंगे। मंगलवार इनफैक्ट 5 अप्रैल को आप देखिए हरिओम पाइप्स जिसका IPO खुला था वो 5 अप्रैल को बंद होता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपए का ये IPO था। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर फोकस रखना होगा, क्योंकि ये अपने मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स की जो कीमतें हैं 5 अप्रैल से ये इफेक्टिव होती हुई दिखेंगी। विप्रो ने भी जो डिविडेंड का ऐलान किया था वो एक्स डेट ट्रेड करेगा। साथ ही चीन और हांगकांग के बाजार पूरे दिन के लिए बंद रहेंगे इसी फेस्टिवल के कारण। 6 अप्रैल यहाँ पर देखिए RBI की मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये इस दिन से शुरू होती हुई दिखेगी। इस पर बैठक विचार विमर्श जो है गवर्नर साहब बाकी लोगों के साथ करते हुए दिखेंगे। ग्लोबली रशिया के मार्च के CPI आंकड़े आएंगे, साथ ही हांगकांग के मार्च के मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल स्टर्लिंग एंड विल्सन अपनी चौथी तिमाही के नंबर्स डिक्लेयर करेगा। साथ ही गल्फ और लुब्रिकेंट्स बाईबैक इसका बंद होता हुआ नजर आएगा। नागार्जुना फर्टिलाइजर हैदराबाद बेंच में यहाँ पर इसकी अगली सुनवाई होती हुई नजर आएगी। टाटा ग्रुप अपना सुपर ऐप जो है न्यू, वो हो सकता है कि 7 अप्रैल या फिर 8 अप्रैल को लॉन्च करता हुआ नजर आए। द्वारिकेश शुगर और एडलवाइज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे और वर्ल्ड हेल्थ डे ये सेलिब्रेट किया जाएगा 7 अप्रैल को। अंत में 8 अप्रैल की बात करें तो RBI के ब्याज दरों पर फैसला जो है फाइनली 8 अप्रैल को सुनाया जाएगा और ग्लोबली रशिया के चौथी तिमाही के GDP आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। तो काफी एक्शन पैक्ड आने वाला हफ्ता रहेगा। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और स्पेशली पिछले 4 दिनों में निफ्टी 17,000 से लेकर 17,700 तक की रैली दिखा चुका है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि बाजार के बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और 17,777 और 18,000 तक के लक्ष्य निफ्टी में बनने चाहिए। तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज है, एक तो पावर कंपनीज रहेगी और दूसरा रहेगा केमिकल। आप देखोगे कि पावर कंपनीज में काफी अच्छे मूव देख, सारे के सारे पावर कंपनीज में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। तो पहला ट्रेड रहेगा पावर ग्रिड पे। पावर ग्रिड की जो अप्रैल की 235 की कॉल है वो खरीदारी की सलाह रहेगी। 4 रुपए के आसपास प्रीमियम चल रहा है, 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ये कॉल
डबल होकर 7 से 8 रुपए का टारगेट को छू सकती है। दूसरा ट्रेड रहेगा दीपक नाइट्रेट। आप देखोगे दीपक नाइट्रेट, SRF, आरती इंडस्ट्री, इन सब में काफी अच्छा मोमेंटम है और दीपक नाइट्रेट का जो मूव है कहीं ना कहीं बता रहा है 2400-2500 तक के लेवल छूने चाहिए, तो 2340 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 96 के आसपास ये बंद हुई है, 70 रुपए का आसपास स्टॉप लगा के ऊपर में 140-150 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। बहुत धन्यवाद चंदन जी, सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। संदीप जी, लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी रखनी हो तो कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक, फार्मा कंपनी अगेन, कैप्लिन पॉइंट, एक बहुत ही अच्छी कंपनी बोलूंगा मैं, फास्ट ग्रोइंग फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी और डोमिनेंट प्रेजेंस है। देखिए लैटिन अमेरिका से करीब 85% रेवेन्यूज आते हैं और प्रॉफिटेबल मार्केट्स, और कंपनी की स्ट्रेटेजी भी गजब की रही है। मुझे सबसे बढ़िया बात अगर कंपनी में देखें तो एसेट लाइट मॉडल है, आउटसोर्स कर रखी है, करीब 60% ऑफ द प्रोडक्ट्स आउटसोर्स कर रखी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 4000 प्लस रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स है, 650 प्लस फॉर्मुलेशंस है और 36 थेराप्यूटिक सेगमेंट्स में प्रेजेंट है कंपनी। तो इस तरीके का एक अच्छा पोर्टफोलियो जो कि जनरली कई कंपनियों में देखते हैं कि रिलायंस पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सेगमेंट में या दवाई पे रहता है, यहाँ डाइवर्सिफाइड है, कोई भी मिनिमल रिलायंस है एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा और बहुत पुरानी कंपनी है, 1986 से कार्यरत है और 1994 में जब आईपीओ आया था इसका तो उस टाइम पे 117 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। एंड मैं फंडामेंटल्स देखता हूं तो गजब के हैं। आप देखिए 33 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 26 का रिटर्न ऑन इक्विटी, 18 के पी मल्टीपल पे, प्रॉफिट की कैगर पिछले 5 साल की 39% रही है, 39%, और जो प्रॉफिट्स है दिसंबर 2020 के 64 करोड़ के सामने दिसंबर 2021 में 75 करोड़, तो 287 करोड़ का पैट रहा है कंपनी का टीटीएम बेसिस पे। तो गजब के फंडामेंटल्स है। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखूं तो 69% प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है और डीआईआईज एफआईआईज करीब 3-4%, और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसमें भी कुछ रिनाउंड नेम्स दिखते हैं, तो उससे भी और कॉन्फिडेंस आता है। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। 1035 के हाईज दिखाने के बाद जो मिड कैप स्मॉल कैप में और मार्केट्स में करेक्शन और वॉलेटिलिटी आई है, तो वहां पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने डबल बॉटम्स बना रखे हैं, 714 के लेवल्स है। डाउनसाइड रिस्क मुझे दिखती नहीं है और अपसाइड मुझे बहुत आराम से 830-850 के लगते हैं आने वाले कुछ महीनों में। तो कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लंबी अवधि की खरीदारी के लिए सलाह है संदीप जैन की। बहुत धन्यवाद करेंगे संदीप जी आपका हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए ज़ी बिजनेस।